डू यू नो व्हाट इज सोशल इंजीनियरिंग? डू यू नो व्हाट इज द इंटरेस्ट जो कि इस थ्योरी के अंदर डिस्क्राइब किया गया है, डिस्कस किया गया है? और डू यू नो व्हाट इज द ड्यूरल पोस्टुलेट जो कि रोस्को पोंड के द्वारा दिए गए हैं? ये तीनों चीज़ें आज हम इस टॉपिक में, इस थ्योरी के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें ताकि आपको जो ड्यूरल पोस्टुलेट हैं जिनमें आज तक कन्फ्यूजन रही होगी, क्योंकि हमारे भी थी किसी टाइम पे, तो वो आपकी कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाए। तो हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल? एक बार फिर हम एक नए टॉपिक के साथ सोशल इंजीनियरिंग जो कि सोशियोलॉजिकल स्कूल में दिया गया है उसको हम डिस्कस करेंगे। अपनी लास्ट वीडियो में है जो हम सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस है वो डिस्कस कर चुके हैं, उसके कौन कौन जूरिस्ट हैं वो भी डिस्कस कर चुके हैं। उसमें हमने 3 जूरिस्ट के रिगार्डिंग, उनकी थ्योरी के रिगार्डिंग है वो हमने डिस्कशन कर ली है, जो आप आई बटन में जाकर के देख सकते हो। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग क्या होती है, इसमें कौन सी प्रिंसिपल्स हैं, किस तरह से इसको डिस्क्राइब किया गया है, किस तरह से इसको क्रिटिसाइज किया गया है, कौन से इसमें पोस्टुलेट जो ड्यूरल पोस्टुलेट का डिस्कशन है वो भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि जब भी नई अपडेट या वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि उनके भी डाउट क्लियर हों, क्योंकि कुछ दोस्त होते हैं, हमारे भी थे, जो ये वेट करते थे कि कोई हमारा दोस्त है जो हमें कुछ सेंड करेगा, कोई नोट्स सेंड करेगा, कोई वीडियो सेंड करेगा जिससे कि हमारे डाउट क्लियर हो सके। तो देखते हैं सोशल इंजीनियरिंग क्या है। तो सबसे पहले इसका बेसिक देख लेते हैं भी सोशल इंजीनियरिंग कंसेप्ट क्यों आया, क्या रीज़न था इसके पीछे का। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, सोसाइटी और ह्यूमन बीइंग का एक कनेक्शन हमने सोशियोलॉजिकल स्कूल में डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एक मैन, जिसमें मैन वुमेन दोनों ही आएंगे, यहाँ पे मैन मान रहे हैं, एक ह्यूमन बीइंग है, वो क्या है, एक सोशल एनिमल है। ये वाला एनिमल नहीं, ये वाला एनिमल नहीं, सोशल एनिमल, ठीक है, जो कि अपने जीवन के लिए यानी कि लाइफ के लिए, वर्क के लिए, या फिर उसको इंजॉय करने के, इस लाइफ को इंजॉय करने के लिए एक सोसाइटी की इसको ज़रूरत होती है। अब ये सोसाइटी कैसे क्रिएट होती है? सोसाइटी क्रिएट होती है बाय द ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि एक से ज़्यादा लोग हैं, इकट्ठे हुए हैं, अलग अलग अपनी उनकी विचारधाराएं हैं, अलग अलग इंटरेस्ट हैं, डिज़ायर्स हैं, अलग अलग प्रोफेशन में काम कर रहे हैं। कोई क्या काम कर रहा है, कोई एडवोकेट है, कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, कोई पायलट है, कोई ड्राइवर है। अलग अलग तरह के लोग जब एक ग्रुप में रहने लगते हैं एक पार्टिकुलर एरिया में, तो वहाँ पर वो एक तरह से सोसाइटी बन जाती है। और जो ह्यूमन बीइंग है और ये जो सोसाइटी है, ग्रुप ऑफ पीपल है, ये क्या है, हैंड इन हैंड चलते हैं, साथ साथ चलते हैं। अगर ह्यूमन बीइंग नहीं तो सोसाइटी कैसे क्रिएट होगी? सिंपल सी बात। उसके बाद में नेक्स्ट बात करें तो जहाँ पर बात करते हैं हम अपने चाइल्डहुड से लेकर के ओल्ड एज तक की, तो उस पीरियड के अंदर प्रत्येक जो ह्यूमन बीइंग है उसकी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, डिज़ायर होती हैं। वो चाहता है भी मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, मैं ये बनाना चाहता हूँ, मैं ये प्राप्त करना चाहता हूँ। ये उसकी बहुत सारी डिज़ायर्स होती हैं, बहुत सारी वांट्स होती हैं, जिनको फुलफिल करना उस सोसाइटी के अंदर रहने वाले, यानी कि ऑटोमेटिकली वो एक ग्रुप रह रहा है, वो उस सोसाइटी की वेलफेयर के साथ में उनको कनेक्ट करके पूरा किया जाता है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन उनकी की जाती है। तो ये जो डिज़ायर्स हैं, क्लेम जो अराइज हो रहे हैं, तो उस चीज़ को हम यहाँ पे टर्म जो इंटरेस्ट है, यानी कि ये जो क्लेम हैं, डिज़ायर्स हैं, ये इच्छाएं हैं, इन्हीं को यहाँ पर टर्म इंटरेस्ट के तौर पर यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। और ये जो इंटरेस्ट, ये डिज़ायर्स हैं, एक व्यक्ति की, एक ह्यूमन बीइंग की टोटली फुलफिल करना, टोटली सेटिस्फाई करना, यानी कि सारी की सारी, इट इज़ इम्पॉसिबल। अब उसके बाद में देखें तो सोशल इंजीनियरिंग है वो किस वजह से आई है? वो इस वजह से आई है ताकि ये जो इंटरेस्ट हैं, यानी कि जो डिज़ायर और क्लेम है, इनको मैक्सिमम पूरा किया जा सके विद द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। यानी कि सोसाइटी का भी वेलफेयर देखना है और इनकी मैक्सिमम है जो डिज़ायर्स हैं उनको भी पूरा करना है। तो इसीलिए ये थ्योरी है जो रोस्को पोंड के द्वारा यहाँ पर प्रोपाउंड की गई है। तो चलिए अब इस थ्योरी या ये कंसेप्ट है जो सोशल इंजीनियरिंग का, उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले जिन जूरिस्ट ने हमें ये कंसेप्ट दिया है, पहले उनके बारे में जान लेते हैं। तो कौन है रोस्को पोंड? इनका जन्म 1870 न्यू जर्सी में हुआ है। 1901 में ये ऑक्सिलरी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ नेब्रास्का के अंदर अपॉइंट हुए थे।
स्टोरी प्रोफेसर रह चुके हैं, कार्टर प्रोफेसर ऑफ जनरल जूरिस्प्रूडेंस हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ये रह चुके हैं, और डीन रह चुके हैं लॉ स्कूल अपने रिटायरमेंट तक 1916 तक। और इन्होंने जो स्कूल है वो कौन से में कंट्रीब्यूशन दिया है, वो दिया है सोशोलॉजिकल स्कूल में। तो अब आगे नेक्स्ट देखते हैं कि इनका वर्क क्या है, क्या क्या कंट्रीब्यूशन है जो इन्होंने अपनी सोसाइटी को या हमारे लिए जो है दे के गए हैं। वो है सबसे पहले है स्पिरिट ऑफ कॉमन लॉ, फिर आता है ना इंट्रोडक्शन टू द फिलोसफी ऑफ लॉ, इंटरप्रिटेशन ऑफ लीगल हिस्ट्री, लॉ एंड मोरल, कंटेम्प्रेरी ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड सोशल कंट्रोल थ्रू लॉ एंड टास्क ऑफ लॉ। ये सारे के सारे इनके वर्क हैं, थोड़ा सा ध्यान दे लेना इनके ईयर भी, ताकि अगर एग्जाम में कहीं आए तो कोई नंबर ना कटे। ये सारे कंप्लीट नहीं है, इनमें से कुछ रह भी गए हैं, तो इसको एटसेट्रा के तौर पर लेना, और भी बहुत सारे वर्क हैं इनके। तब अगर हम कंसेप्ट की बात करें तो यहाँ पर रोस्को पॉन्ड एक बहुत ही महान लीडर रह चुके हैं सोशोलॉजिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के। इन्होंने सोशल इंजीनियरिंग का जो कंसेप्ट है वो इंट्रोड्यूस किया है, जो अपन डिस्कस कर चुके हैं, मैक्सिमम वांट का सेटिस्फैक्शन विद द मिनिमम फ्रिक्शन और वेस्ट के साथ में। तो यहाँ पर पॉल के अकॉर्डिंग जूरिस्प्रूडेंस को क्या इंश्योर करना चाहिए, वाइल लॉ मेकिंग, उसको इंटरप्रेट करने के दौरान या फिर उसको अप्लाई करने के दौरान किस फैक्ट को यहाँ पर उनको यह जो इंश्योर करना चाहिए, वो है सोशल फैक्ट। यानी कि सोशल फैक्ट क्या है उनको यहाँ पर ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करें तो इन्होंने लॉयर्स का जो वर्क है उसको इंजीनियरिंग के साथ में लिंक किया है। इस पर्पज़ को इंजीनियरिंग के साथ में लिंक कर दिया, लेकिन इस पर्पज़ को सेटिस्फाई करने के लिए सोशल इंजीनियरिंग को यहाँ पर इन्होंने एक साइंटिफिक स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी माना है, जिसमें क्या है कि मैक्सिमम वांट्स और मिनिमम फ्रिक्शन का एक कंसेप्ट दिया है। यानी कि जितनी वांट्स उनको मैक्सिमम सेटिस्फाई करें विद द मिनिमम फ्रिक्शन एंड वेस्ट के साथ में, ठीक है। और यहाँ पर ये जॉब, एक जूरिस्ट की जॉब के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे जूरिस्ट को उन्होंने क्या जॉब दी है कि कंट्री को वो असिस्ट करेंगे, क्या कैसे असिस्ट करेंगे, बाय द आइडेंटिफाई और क्लासीफाई करके इंटरेस्ट, यानी कि लोगों के इंटरेस्ट क्या हैं उनको आइडेंटिफाई करें, फिर उनको क्लासीफाई करें जो कि प्रोटेक्टेड है बाय द लॉ, ठीक। ये उनके जूरिस्ट की जॉब दी गई है। उसके बाद में रोस्को पॉन्ड ने डिस्क्राइब किया है मॉडर्न जो लॉ है उसके वर्क को एज अ सोशल इंजीनियरिंग के तौर पे, ठीक। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। उसके बाद में रोस्को पॉन्ड की थ्योरी के अनुसार इंटरेस्ट क्या चीज़ है। इंटरेस्ट को यहाँ पर क्या माना है कि जो लॉ का सब्जेक्ट और लॉ का जो एक्ट है वो मेन क्या चीज़ है, वो क्या है, सेटिस्फैक्शन ऑफ द ह्यूमन वांट्स, लोगों की इच्छाओं को ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाई करना, उनको फुलफिल करना, यहाँ पर मेन सब्जेक्ट और एक्ट होना चाहिए, उसी को हम यहाँ पर इंटरेस्ट कहेंगे। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये फंक्शन क्या है, उस इंटरेस्ट की वैल्यूएशंस करना और उन इंटरेस्ट को यहाँ पर सिक्योर करना। तो इस सारी चीज़ को इन्होंने क्या कहा है, नथिंग मोर देन एन एक्सपेरिमेंट, इसको सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर माना गया है। और इसी आधार पर एक प्रोफेसर हैं C.K. एलन, जिन्होंने इस थ्योरी को क्या कहा है, थ्योरी ऑफ एक्सपेरिमेंटल जूरिस्प्रूडेंस। अब उसके बाद में इंटरेस्ट थ्योरी आती है। तो इंटरेस्ट थ्योरी के अंदर हम बात करें तो लीगल इंटरेस्ट और जूरल पोस्टुलेट हैं, इन दो की यहाँ पे डिस्कशन बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम लीगल इंटरेस्ट की बात करें तो लीगल इंटरेस्ट को आगे फिर 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट और सोशल इंटरेस्ट, जिनको हम डिस्क्राइब करेंगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। तो अब सबसे पहले हम इंटरेस्ट थ्योरी देखते हैं क्या कहती है कि अगर हमें रियल थ्योरी को अगर समझना है तो हमें ज़्यादा या डाइवर्ट यानी कि विचलित होने की ज़रूरत नहीं है फ्रॉम दी वेल्थ ऑफ नॉलेज। बहुत सारी नॉलेज इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, उनसे ज़्यादा विचलित होने की हमें या डाइवर्ट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या है, मोर वर्थ क्या करती है, मोर देन हाफ सेंचुरी ऑफ एकेडमिक वर्क है, हाफ सेंचुरी का उससे ज़्यादा वर्थ करती है। इसलिए इसके अंदर डीपली जाने की हमें जरूरत नहीं है। यहाँ पर हम सिर्फ लीगल इंटरेस्ट और जूरल पोस्टुलेट को हम देखेंगे। तो सबसे पहले लीगल इंटरेस्ट देखते हैं। ये 3 प्रकार के हैं, हमने देख लिया। अभी सबसे पहले डिस्क्राइब करते हैं हम इंडिविजुअल इंटरेस्ट। इंडिविजुअल इंटरेस्ट का मतलब यहाँ पर उनसे लिया गया है, यानी कि जो क्लेम्स हैं, डिमांड है और डिज़ायर हैं, जो कि पर्सनल लाइफ और वोकल टाइटल ऑफ दैट लाइफ जो इन्वॉल्व करती है, उसको यहाँ पर हम इंडिविजुअल इंटरेस्ट करते हैं। और इंडिविजुअल इंटरेस्ट का यहाँ पर एम्फेसाइज पर्सनल लाइफ और टाइटल पे है। तो लॉजिकली यहाँ पर हम इसी को आधार पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इन्वॉल्व किसको किया गया है, इंडिविजुअल को, यानी कि एक पार्टिकुलर व्यक्ति, सिंगल पर्सन के यहाँ पर बात हो रही है। तो इसको यहाँ पर ज़्यादा एम्फेसाइज किया गया है। और यहाँ पर ये एक प्राइवेट लॉ का प्रीव्यू भी है। हालांकि यहाँ पर एक तरह से एक संतुलन, एक्चुअल जो इक्विलिब्रियम है
उसको स्थापित करने की कोशिश किया, लेकिन हमेशा ये क्या है कि एक जर्नलाइजेशन है, सिंपल सी जर्नल सेंस में अगर लें इसको तो वो है, ये हमेशा ट्रू नहीं होगी, कभी कभी ये फॉल्स भी हो सकती है। उसके बाद में आता है पब्लिक इंटरेस्ट। अगर हम पब्लिक इंटरेस्ट की बात करें तो वो क्या है, तो ये एक असर्टिवनेस है एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइज सोसाइटी के अंदर, एंड क्लेम एंड डिजायर्स हैं जो कि एम्बेडेड हैं इन द लाइफ इन टाइटल ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है सोसाइटी, ऑर्गेनाइज सोसाइटी को यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन बोल दिया। जनरली क्या है, इन सारे डिजायर्स इनको किस तरह से रिगार्डेड, किस तरह से इसको मानते हैं एज अ लीगल एंटिटी के तौर पर, ठीक है। तो इस तरह की जो इंटरेस्ट हैं, यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट, इस तरह के जो इंटरेस्ट हैं वो क्या है, आर्टिकुलेटेड है इन द टाइटल एंड फॉर द ऑर्गेनाइज सोसाइटी के लिए। ऑर्गेनाइज सोसाइटी आ गया, ये रहा, और टाइटल के रिगार्डिंग यहाँ पे बात की गई है। और पॉलिटिकल जो इंटरेस्ट हैं को जनरलाइज किया जा सकता है विद इन द परव्यू ऑफ द पब्लिक लॉ, जिसमें क्रिमिनल लॉ भी इंक्लूड होता है। हालांकि देर एक अर्लियर ओवरलैप भी है विद प्राइवेट और पब्लिक लॉ के अंदर, जैसे कि ये क्या है, इंडिविजुअल लॉ और ये है पब्लिक लॉ, तो इनके बीच में क्या है, ओवरलैप है। जैसे ये यहाँ तक आ गए हैं इंडिविजुअल और ये आ गए पब्लिक लॉ, तो इनके बीच में क्या है, एक पर्सनल इंटरेस्ट वाला ओवरलैप है, एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, सेपरेट नहीं है ये। तो अब उसके बाद में हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट इंटरेस्ट, जो कि है सोशल इंटरेस्ट। सोशल इंटरेस्ट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये क्या है, ओरिजिनली क्या है, एक सेपरेट एंड इम्पोर्टेंट सेट ऑफ इंटरेस्ट है कि क्या है, क्लेम, डिज़ायर और डिमांड्स हैं किसकी, जो कि इन्वॉल्व है इन सोशल लाइफ, इन सिविलाइज सोसाइटी की जो सोशल लाइफ के अंदर ये जो चीज़ें हैं इनका जो एक सेट ऑफ इंटरेस्ट हैं उसको यहाँ पर सोशल इंटरेस्ट कहा गया है। यहाँ पर एक बात कॉमन है इनके रिगार्डिंग कि इनको एक तरह से एक सोशल ग्रुप का क्लेम है उसके तौर पर यहाँ पर देखा जाता है, और इनको एक कंसेप्ट ऑफ सिक्योरिटी के साथ में भी यहाँ पर कंसिडर किया जाता है। ये एसोसिएटेड होती हैं विद दी कंसेप्ट ऑफ सिक्योरिटी। एक इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ प्रोटेक्शन क्या है कि ये सोसाइटी है वो इंजॉय करती है एक ऑर्गेनाइज्ड लीगल सिस्टम को। सोशल इंटरेस्ट सोसाइटी की जब बात हो रही है तो लीगल जो सिस्टम है ऑर्गेनाइज उसको यहाँ पर इंजॉय करती है विद द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। अब यहाँ पे सोशोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस का मेन एम क्या है कि इन 3 टाइप्स के इंटरेस्ट है, इनको डिफ्रेंशिएट करना और उनके बीच में क्या करना, एक बैलेंस बनाना, ठीक है। तो यहाँ पर जो पॉन्ड की थ्योरी में हमने देखा तो ये क्या कहते हैं कि ये जो तीनों तरह के जो इंटरेस्ट हैं उनको पॉन्ड ने सेपरेट नहीं किया, टोटली सेपरेट नहीं किया, ये एक दूसरे को ओवरलैप करते हुए यहाँ पर दिखाए गए हैं। देखते हैं पॉन्ड के द्वारा दिए गए जूरल पोस्टुलेट क्या चीज़ें हैं। जूरल पोस्टुलेट की अब हम डिस्कशन करें तो सबसे पहला जूरल पोस्टुलेट आता है कि सिविलाइज सोसाइटी के अंदर एक मैन है वो एबल होना चाहिए क्या अज्यूम करने के लिए कि जो अदर हैं वो कमिट नहीं करेंगे नो इंटेंशनल एग्रेशन अपॉन देम, यानी कि उनके ऊपर जो किसी भी तरह की इंटेंशनल एग्रेशन है वो नहीं करेंगे। यानी कि यहाँ पर एग्रेशन की बात आ रही है तो ये क्या है, क्राइम से रिलेटेड। पहला जूरल पोस्टुलेट किससे रिलेटेड है, क्राइम से रिलेटेड। तो अब सेकंड जूरल पोस्टुलेट में वही सिविलाइज सोसाइटी वही मैन है वही अज्यूम करेगा क्या कि मे कंट्रोल बेनिफिशियल पर्पस के लिए, ठीक है, कि दे हैव डिस्कवर्ड, उन्होंने कुछ खोजा है, डिस्कवर किया है और उसको अप्रोप्रिएट यानी कि प्रयोग किया है अपने खुद के यूज़ के लिए, एंड उन्होंने खुद की लेबर से उसको क्रिएट किया है। व्हाट दे हैव एक्वायर अंडर एग्जिस्टिंग सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर, उसके बेनिफिशियल कंट्रोल के लिए वो उनको कंट्रोल करेंगे। ये सारी चीज़ें जो उन्होंने अपने लेबर से, स्किल से या किसी भी तरीके से अपने आप के लिए एक्वायर की है। यानी कि एक्वायर के रिगार्डिंग यहाँ पे क्या आ रहा है, प्रॉपर्टी कुछ सेंस में आ रही है। तो यानी कि ये किससे रिलेटेड है, प्रॉपर्टी लॉ से रिलेटेड है। प्रॉपर्टी अगर यहाँ पर हम जैसे देख रहे हैं लेबर और स्किल के थ्रू कुछ एक्वायर किया है तो वो यहाँ पर कुछ हद तक IPR की भी बात करता है, यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाले जो राइट्स हैं वो भी इसमें आते हैं। तो जूरल पोस्टुलेट के अंदर प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग है। और 3 जूरल पोस्टुलेट नंबर 3 ये क्या कहते हैं कि मैन मस्ट अज्यूम दैट दोज वूम, जिसके साथ में वो डील कर रहे हैं एज ए मेंबर ऑफ द सोसाइटी विल एक्ट इन गुड फेथ, यानी कि कोई व्यक्ति है उसके साथ में वो डील कर रहे हैं वो क्या अज्यूम करते हैं कि वो उनके साथ में गुड फेथ में एक्ट करेगा और वो क्या करेगा, मेक ए गुड रीजनेबल एक्सपेक्टेशन विद द प्रोमिसेस
और अदर कंडक्ट रीजनेबली क्रिएट, प्रोमिसेस की बात आ रही है, कंडक्ट की बात आ रही है, कुछ न कुछ यहाँ पर आपको किसी लॉ की याद आ रही होगी, प्रोमिसेस वगैरह, डील वगैरह को समझ करके। और वहीं पर अंडरटेकिंग आ रही है कुछ, टू एक्सेप्टेशन विच मोरली सेंटिमेंट आ गया, कमिटमेंट अटैचमेंट उनके साथ में है। और रिस्टोर करेगा क्या, स्पेसिफिकली एंड इक्वलेंट व्हाट कम टू देम बाय मिस्टेक आ रहा है। और फेलियर आ रहा है किसी प्रीस पोजिशन से ऑफ ट्रांजेक्शन, किसी पहले से ट्रांजेक्शन हमने किया उसकी फेल हो गई, उसकी वजह से कुछ आ रहा है, उसको रिस्टोर करना है। या कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस हैं, उससे वो कुछ रिसीव कर रहा है या उसका कुछ गया है। तो यहाँ पर जो चीज़ें बात कर रहे हैं वो सारी की सारी हमें कॉन्ट्रैक्ट लॉ से कहीं ना कहीं कनेक्ट होती दिख रही है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इस ड्यूरल पोस्टुलेट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग कुछ कहा गया है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ के रिगार्डिंग यहाँ पे कुछ बातें कही गई है। तो यहाँ पर हम इसको कॉन्ट्रैक्ट लॉ के तौर पर इस ड्यूरल पोस्टुलेट को दे सकते हैं। नेक्स्ट ड्यूरल पोस्टुलेट आता है नंबर 4। इसमें क्या कहता है कि सिविलाइज्ड सोसाइटी में एक मैन मस्ट अज्यूम टू एबल टू अज्यूम होना चाहिए क्या, कि जो अंगेज हुआ है, कोई व्यक्ति अंगेज हुआ है कुछ कोर्स ऑफ कंडक्ट के अंदर, कुछ कोर्स ऑफ कंडक्ट के अंदर, वो एक्ट करेगा विद ड्यू केयर नॉट टू कास्ट एन अनरीजनेबल रिस्क ऑफ इंजरी अपॉन द अदर। यानी कि उसको कोई काम दिया है, वो ड्यू केयर करेगा, किसी दूसरे के ऊपर इंजरी का रिस्क नहीं लेगा अनरीजनेबली। तो ये किस चीज़ की बात आ रही है, ड्यूटी टू केयर वगैरह, नेग्लिजेंस, टोट, कुछ याद आया? यानी कि ये टोट से रिलेटेड है। तो ये वाला जो ड्यूरल पोस्टुलेट नंबर 4 है, ये टोट और नेग्लिजेंस से रिलेटेड है। अब 5 की बात करें तो सिविलाइज सोसाइटी के अंदर मैन मस्ट अज्यूम टू दैट अदर मेंटेन थिंक एंड एम्प्लॉय एजेंसी हार्मलेस इन द स्पेयर, यहाँ पर शब्द देखो हार्मलेस, इन द स्पेयर ऑफ देयर यूज, खुद के यूज के लिए, बट हार्मफुल इन द नॉर्मल एक्शन एल्सवेयर, कहीं और अगर वो नॉर्मल एक्शन में कराए तो वो क्या होगा, हार्मफुल होगा। एंड हैविंग ए न्यूट्रल टेंडेंसी टू क्रॉस द बाउंड्री of their proper use will stain them and keep them within the proper bounds। अगर वो उनको न्यूट्रल टेंडेंसी के और बाउंड्री से बाहर कर रहा है तो उसको रिस्टेन करने की बात कर रही है। तो यहाँ पर जो हैजार्डियस चीज़ों की बात हो रही है, कि एजेंसी एम्प्लॉय करने की बात हो रही है, तो इस केस में हम यहाँ पर कहीं ना कहीं किसी लाइबिलिटी की बात करेंगे। अगर कुछ हो गया, वो हार्मलेस चीज़ें यूज़ कर रहा है, अगर हम नॉर्मल यूज़ में करें उसको, वो कंट्रोल्ड वे में कर रहा है, ठीक है, अगर उससे कुछ होता है तो यहाँ पर लाइबिलिटी की बात हो रही है। लाइबिलिटी किसकी होगी, तो इसके रिगार्डिंग हमारे पास में 2 केसेस हैं। एक है आर वर्सेस फ्लेचर वाला, जिसमें स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी की बात होती है, और इंडिया के लिए हमारे पास में है MC मेहता का केस, जिसमें हमें एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का कंसेप्ट मिला है। तो हमारे पास एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का कंसेप्ट, और ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी की बात हो रही है। तो ये है ड्यूरल पोस्टुलेट नंबर 5। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सोशल इंजीनियरिंग का क्रिटिसिज्म यहाँ पर किस बेस पे हुआ है इस थ्योरी का। तो यहाँ पर जो क्रिटिसिज्म हुआ है वो एक वर्ड को लेकर हुआ है, वो है इंजीनियरिंग शब्द को लेकर के यहाँ पर सबसे ज़्यादा इनका क्रिटिसिज्म हुआ है। तो यहाँ पर इंजीनियरिंग क्या मतलब है? नहीं, आप इंजीनियरिंग समझते हो? नहीं समझते हैं सर, हम लॉ के स्टूडेंट हैं, हमें इंजीनियरिंग थोड़ी ना आती है। नहीं, वो तो आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट से जाके पूछो। लेकिन हम देखते हैं कि इंजीनियरिंग शब्द सुन के हम कुछ अंदाजा आता है कि फैक्ट्री, मशीन्स, नट बोल्ट, कुछ ऐसा आता है ना। हाँ, वही चीज़ें हैं यहाँ पे, इंजीनियरिंग वही समझ लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे मैकेनिकल एप्लीकेशंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ सोशल नीड्स हैं, उनको यहाँ पर अप्लाई करने की बात हो रही है। यानी कि इस तरह से यहाँ पे इंजीनियरिंग की इस तरह से यहाँ पे इंजीनियरिंग का हमें अंदाज़ा लगता है। तो एक्चुअल देखें तो हम सोसाइटी में ये जो लॉ बनाने की चीज़ें होती हैं, प्रिंसिपल्स अप्लीकेशन होती हैं, सोशल नीड्स होती हैं, ये कोई मैकेनिकल प्रोसेस थोड़े ना है, ये तो एक सोशल प्रोसेस है। ना ही यहाँ पर मैकेनिक सिस्टम है, एक प्रोसेस है, उसका एप्लीकेशन किया जा सकता। तो और इस आधार पर इसको क्रिटिसाइज किया है। इसको अप्लाइड इंजीनियरिंग के तौर पर भी नहीं लिया जा सकता, लाइक ए फैक्ट्री। नहीं, सोसाइटी को हम फैक्ट्री कह सकते हैं? नहीं सर, फैक्ट्री क्या है? कांस्टेंट चलती है, ठीक है। आज फैक्ट्री जिस स्टेज पे है उसमें जितनी मशीनें लगी हुई हैं वो उसी तरीके से काम करेंगी, हर रोज उसी तरीके से ही वो लॉन्ग टर्म तक चलती रहेंगी। लेकिन सोसाइटी का क्या है, यहाँ पे सोसाइटी क्या है, डेवलप होती है और इवॉल्व होती है एज पर दी सोशल नीड्स एंड वांट्स। लोगों की आज क्या इच्छाएं हैं,
क्या उनकी आज ज़रूरतें हैं, क्या उनको चाहिए, उसी आधार पर यहाँ पर एक प्रोसेस चलता है, सोशल प्रोसेस। उसी के आधार पर नए नए लॉ बनते हैं। तो लॉ बनाने की प्रक्रिया नॉट जस्ट लाइक ए मैकेनिकल प्रोसेस, इट इज़ ए सोशल प्रोसेस जो कि टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। फैक्ट्री टाइम टू टाइम चेंज नहीं होती, अपने आप नहीं होती, लेकिन उसके अंदर कभी कभी हम मॉडिफिकेशन करके उसमें नई मशीनें लगा सकते हैं, लेकिन ये कंटिन्यूसली नहीं होती। अभी साल चल रही है, उसके बाद में उसके पास जैसे कुछ इन्वेस्टमेंट आई, उसने नई चीज़ लगा दी, माना वो थोड़ी डेवलप हुई है, लेकिन कंटिन्यूस नहीं है ना, वो एकदम से हुई है। लेकिन सोसाइटी में क्या है, धीरे धीरे कंटिन्यूस प्रोसेस के थ्रू होता है, इवॉल्वमेंट होती है, कई नई चीज़ें डेवलप होती है, तो उसी आधार पर यहाँ पर नई चीज़ें आती है। तो इसलिए इसको यहाँ पर सोशल इंजीनियरिंग को इसी वर्ड के पीछे है जो क्रिटिसाइज किया है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, सोशल इंजीनियरिंग। आई होप कि ये टॉपिक है जो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो आप लोग, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, ताकि यार उनके भी कोई एक आधा डाउट है वो क्लियर हो। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, उसको शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही और वीडियो पाने के लिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।